नमस्कार मित्रों, हिंदी फ्लोरेट्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं वर्णों की। तो वर्ण क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो जब हम कुछ बोलते हैं या किसी भी भाषा में कुछ इस तरह की आवाज़ें होती हैं जिनके लिए अगर हम लिपि लिखना चाहें तो उनके लिपि भी होते हैं और उनके स्वर भी या ध्वनियाँ भी होती हैं, आवाज़ भी होती हैं। तो इनको हम वर्ण बोलते हैं। ये सबसे छोटी जो ध्वनि होती है, जैसे अगर मैं कुछ आवाज़ करना चाहती हूँ, जैसे मैं कुछ क कहना चाहती हूँ, तो क आवाज़ निकालने के लिए, ध्वनि निकालने के लिए मुझे कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। और इसको लिखने के लिए अगर मैं उसको लिखना चाहती हूँ विशेषकर, तो उसके लिए मुझे कुछ चिन्हों की आवश्यकता होगी। तो हिंदी भाषा में भी इसी प्रकार एक वर्णमाला का बड़ा समूह बनाया गया है जिसमें अनेक स्वर और व्यंजन हैं। तो इन्हीं को भाषा में वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। ये ध्वनियाँ या आवाज़ें जो हैं वह उनको प्रतीक रूप में लिखने के लिए हम जो है प्रतीक रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। तो हिंदी भाषा की विशेषता ये है कि इसमें जो ध्वनियाँ हैं, यानी जो वर्ण समूह बनाया गया है, इसकी व्यवस्था बड़े ही अच्छे तरीके से इसकी व्यवस्था की गई है। बड़े सोच विचार करके वैज्ञानिक तरीके से इसकी व्यवस्था की गई है। जैसे स्वरों को एक तरफ रखा गया है और उसमें भी दीर्घ स्वरों को पीछे रखा गया है ज़्यादातर, और जो ह्रस्व स्वर हैं उसमें अधिकतर समान स्वरों को जो है एक पास पास में रखा गया है। और इसी प्रकार जो स्वर और व्यंजन के बीच की जो कड़ी हैं उनको साथ में रखा गया है। इसके पश्चात जो व्यंजन लिए गए हैं, व्यंजनों को भी बड़े ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर नियत उनकी जगह रखी गई है, उनको जो है एक फिक्स पोजीशन दी गई है। जैसे अगर हम व्यंजन देखेंगे तो क से लेकर हमारे ह तक जो है उन स्वरों को बड़े ही सोच समझकर वैज्ञानिक विधि से उनको रखा गया है, उनको अलग अलग किया गया है। जैसे अगर हम क वाला वर्ग देखते हैं तो क वाले वर्ग में कौन कौन से शब्द हैं, कौन कौन से वर्ण हैं? क, ख, ग, घ, ङ। तो ये सारे कंठ से, गले से निकलने वाले स्वर हैं, तो आवाज़ें हैं। तो इनको एक जगह पे रखा गया है, एक पहली लाइन में। और इसी प्रकार क की ध्वनि जो है हल्की है, मध्यम है, और ख में थोड़ा सा हमें दबाव डालना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। इसी प्रकार तीसरी वाली ध्वनि हल्की है और चौथी वाली, मतलब फर्स्ट वाली जो आवाज़ है वो हल्की आवाज़ है और दूसरी वाली जो आवाज़ है वो थोड़ा जोर लगा के, जैसे क, ख, ग, घ, तीसरी वाली आवाज़। और पांचवा जो स्वर है, पांचवा जो वर्ण है हमारा, वो हमेशा अनुस्वार है और यहाँ पे ङ है। उसी लाइन में जैसे क, ख, ग सब गले से निकले, ङ भी हमारा गले से निकलेगा। तो इस तरह से इसे एक बड़े ही तरीके से इसे रखा गया है। तो दूसरा हमारा च वर्ग है जिसमें आते हैं च, छ, ज, झ। तो अब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कि इसे गले से नहीं बोलते, इसको जो है च बोलते हैं तो आपके ऊपर जीभ का थोड़ा सा टच होता है, च, छ। और इसी प्रकार से छ बोलने, ज बोलने, झ बोलने, सभी में आपके तालू से थोड़ा सा टच होता है और जीभ का। और इसी प्रकार आपका ट है, ट में आप अपनी जीभ को थोड़ा सा रोल करके ऊपर घुमा करके ऊपर छूते हैं। तो ये सारे जितने भी वर्ण हैं, च, ट, ठ, ड, ढ, ण, इसमें आपको जीभ को ऊपर को मुड़ाना पड़ेगा। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ये सारे स्वर जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, इनमें जीभ को थोड़ा सा आपको ऊपर को मोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार त वाला है, त वाले में आपको जीभ को चिपकाना पड़ेगा ऊपर तालू से। तो च, छ, ज, झ, य। और आपको पहला पता ही है, पहले वाले में हल्की ध्वनि और दूसरे वाले में जोर की ध्वनि, जोर से घात करना पड़ेगा। तो उस तरह से आप देखेंगे कि बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से स्वरों का विज्ञान हमें बताया गया है। इसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ स्वर, जिसमें य, र, ल, व हैं। इन सारे शब्दों का अगर इसमें र और ल शब्द को मैं आंशिक रूप से
ऊपर जीभ टच होती है, अन्यथा किसी में भी कहीं पर भी कुछ टच नहीं हो रहा है। जैसे प की लाइन हम भूल गए थे, प की लाइन में हमने क्या किया था, आप देखते हैं कि गले से शुरू होकर के लिप्स तक, गले से शुरू होकर, जब क के इसमें गले से शुरू हो रहा है, च के उसमें ऊपर तालव्य इससे हमारा थोड़ा सा टच हो रहा है, और इसके बाद हमारा ट वाले में जीभ मोड़नी पड़ रही है, त वाले में जीभ दांत के पीछे लग रही है, और प वाले में लिप्स टच हो रहे हैं। प की पूरी ध्वनि जो है ऐसे प लिप्स आपके होंठ चिपकाने से बनेंगे, प फ ब भ म, इनके बिना आप बोल नहीं सकते। तो ये सारे एक तरह के वर्ण हैं। इसके बाद ही अंतस्थ स्वर जो हैं, अंतस्थ वर्ण व्यंजन जो हैं, य र ल व, इसमें य र और ल में हल्का सा स्पर्श होता है, लेकिन अन्य कोई भी जगह पे स्पर्श नहीं होता। जो ऊपर के हमारे जो 25 वर्ण हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ऊपर के जिनमें कहीं ना कहीं हमारा जीभ और मुंह और गला कहीं ना कहीं वो बोलते वक्त एक स्पर्श की अनुभूति होती है, जैसे प फ ब म मतलब लिप्स स्पर्श कर रहे हैं आपस में। इसी तरह अंदर जीभ स्पर्श कर रही है, ऊपर कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे य र ल व में, तो र और ल में आंशिक रूप से स्पर्श हो रहा है, अन्यथा इनमें भी स्पर्श नहीं के बराबरी है। तो ऊष्म व्यंजन वो हैं जिनसे बोलने में हमें जो है गर्मी की अनुभूति होती है हल्की सी। अगर हम बार बार उनको उच्चारित करेंगे तो हमें गर्मी की अनुभूति होगी, जैसे श, श और स और ह, श, श, स, ह। अगर इन्हें बार बार अगर हम रिपीट करेंगे, हमारे अंदर थोड़ी सी ऊष्मा की अनुभूति हमें होगी, थोड़ा गर्म हमें महसूस होने लगेगा। वैसे सामान्य तौर पे ये ऊष्मा इतनी कम होती है कि उच्चारित करने पे हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम उन्हें बार बार रिपीटेशन करेंगे लंबे समय तक, तो हमें काफ़ी गर्मी महसूस हो सकती है। तो इसी प्रकार आगत स्वर हैं जो आ, ज, फ और ऐसे हैं, जैसे औ शब्द है, ऑफिस, टॉफ़ी, कॉफ़ी, चॉकलेट आदि शब्द हैं। तो इन सब में, या हॉस्पिटल, इन सब में ओ की साउंड नहीं है, ना औ की साउंड है, बल्कि औ की साउंड है। ये अंग्रेजी, ज़्यादातर अंग्रेजी शब्दों के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसमें एक आधे चात का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसके ऊपर बिंदु नहीं होता है। तो इसको हमें समझना चाहिए कि ये आगत शब्द है और ये हिंदी भाषा का अपना मूल नहीं है। भाषा को पूर्णता देने के लिए, निपुणता देने के लिए, ताकि बोलने में अटपटा नहीं महसूस हो। क्योंकि अगर हम देखते हैं अन्य भारतीय भाषाओं ने इन शब्दों को, इन परिवर्तनों को स्वीकारा नहीं है, इसलिए उनमें इन चीज़ों को अच्छे से प्रकट नहीं कर सकते। जैसे आप कन्नड़ा ले लें, तमिल ले लें या बांग्ला ले लें, तो उन्होंने इन आगत स्वरों को स्वीकारा नहीं है। लेकिन हिंदी भाषा जो है बहुत ही ग्राह्य भाषा है, वो परिवर्तन को बड़ी जल्दी से स्वीकार करती है। इसीलिए हमने ऑफिस, कॉलेज आदि शब्दों के लिए भी एक औ साउंड को स्वीकारा है, और जो कि ओ और औ के बीच की ध्वनि है। इसी प्रकार हमने नुक्ता को भी स्वीकारा है, जो कि अरबी फारसी शब्दों में अधिकतर यूज़ होते हैं। तो इनको, जिसमें मुख्य रूप से क्या शब्द होते हैं, ख, ख, ग, ज और फ। तो 5 स्वर हैं और इसमें मुख्य रूप से ज़्यादा ज और फ यूज़ होते हैं। लेकिन कई बार कई शब्दों में ख, ख, ग, तो गले से बोलना है। जिन शब्दों को हमें, जिन वर्णों को हमें गले से बोलना है, लेकिन थोड़ा सा उनमें से उनको पूरा सही है। जैसे फ बोलते हैं तो फ नहीं बोलेंगे, फ, थोड़ा सा गैप छोड़े रखना है, आप जगह छोड़े रखनी है उनको उच्चारित करने के लिए। और संयुक्त व्यंजन हैं जो कि पहले से ही डिस्क्राइब्ड हैं, मतलब उनका स्थान निश्चित कर दिया गया है, जिसमें श, श्र, त्र और ज्ञ हैं। और ये 2 अक्षर, 2 वर्णों को और एक स्वर को मिलकर के पूर्ण बने होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में एक वैज्ञानिक सोच समझ के साथ उनका स्थान नियत किया गया है। और ये बड़ा ही चमत्कारिक लगता है कि इतने वर्षों पहले हमारे जो शास्त्री थे, हमारे जो व्याकरण थे, उन लोगों ने कितना विचार किया होगा ध्वनि विज्ञान पर, कि इतने सोच समझ के इन्हीं स्वरों से जो है वाद्य यंत्रों की जैसी ध्वनि निकाल देते हैं, तबले की ध्वनि निकाल लेते हैं, मृदंग की ध्वनि निकाल लेते हैं। और हमारे स्वर्गीय जाकिर हुसैन जी हैं, उन्होंने डमरू की ध्वनि प्रकट कर दी थी। और इस हम देखते हैं कि कितना अद्भुत इन स्वरों का विज्ञान है। तो आइए हिंदी भाषा को और संस्कृत भाषा को समझें और उनको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।